मेरी शादी को पूरे 10 साल हो चुके थे। आज मेरी शादी की सालगिरह थी। मेरे पति की आदत थी कि मेरी शादी की सालगिरह को वो हमेशा बहुत धूमधाम से मनाते थे। कहते कि तुम मेरी पहली और आखिरी बीवी हो। मैं उनकी बात सुनकर हंस दिया करती थी। क्या मतलब कि मैं आपकी पहली और आखिरी बीवी हूँ? यह बात कहते हैं तो लगता है कि आप दूसरी शादी करने वाले हैं। मैं हंसकर कहती तो वह कानों को हाथ लगाते। खुदा का खौफ करो बेगम, तुम मुझ पर इतना शक क्यों करती हो? मैं ऐसा नहीं हूँ। अभी मैं और मेरा पति वाजिद अली ये बातें कर रहे थे कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा हमेशा की तरह मेरी ननद उदास सूरत लिए खड़ी हम दोनों को देख रही थी। ऐसा तो होना ही था। जब जवान ननद घर में मौजूद हो तो भाई और भाभी का हक हलाल का रिश्ता भी उसे हराम लगने लगता है। वह मुझे यूं देख रही थी जैसे मैं कोई गुनाह कर रही हूँ। भाभी, आपको अम्मी बुला रही हैं। ननद की यह बात सुनकर मेरी त्योरी पर बल पड़ गए थे। अच्छा, अम्मा बुला रही हैं तो तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। मेरी बात पर वह गुस्से में पैर पटकती चली गई। अभी 2 मिनट ही नहीं गुजरे थे कि मेरी सास भुनाई हुई वहां आ गई। मैंने तुम्हें कहा है कि बाहर दफा हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बेहयाई तो आजकल आसमान छू रहा है। घर में जवान लड़की मौजूद है और तुम दोनों बेशर्मों की तरह यहाँ बैठे अपनी बातों में लगे हो। चलो रजिया, जल्दी से बाहर आओ, बहुत काम पड़ा है। सास की इस बात पर मेरा दिमाग तो बहुत खराब हुआ, लेकिन मैं चुप रही। थोड़ी देर के बाद जब मैं किचन में उनके पास गई तो वो मुझे और ज्यादा सुनाने लगी। आखिर आज मुझे भी गुस्सा आ गया। मेरी शादी की सालगिरह थी। हम दोनों बहुत कम उम्र में शादी के बंधन और जिम्मेदारियों में बंध गए थे। उसके बाद मेरी नंदों की देवरों की शादी हुई थी। ये सब खर्चा मेरे पति ने उठाया और मैं भी घुट घुट कर जिंदगी गुजारती रही। अब जबकि हमें जिंदगी में सुकून आया था तो मेरी ननद मुसीबत बनकर हमारे गले का तोप बन चुकी थी। माँ जी, आपको अपनी बेटी का इतना ही ख्याल है तो आप इसकी शादी क्यों नहीं कर देती? इसकी उम्र 30 साल होने को है। आप अभी भी किसी अच्छे रिश्ते के इंतजार में हैं और हम कब तक यूं छुप छुप कर अपनी जिंदगी गुजारेंगे? माँ जी, आपको भी तो एहसास होना चाहिए ना। आप अपनी बेटी की शादी करें। हर वक्त हमारे सर पर तलवार की तरह लटकती रहती है। मेरी यह बात सुनकर मेरी सास को बहुत गुस्सा आ गया। वह हाथ हवा में नचाते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह बात कहते हुए मैं तो तुम्हारा घर बचाने के लिए यह सब कर रही हूँ। जानती हो, जिस दिन तुम्हारी ननद की शादी हो गई ना, उस दिन सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। तुम दोनों भी नहीं बचोगे। अभी तो तुम पटर पटर बातें कर रही हो। अभी तुमने इस शादी का मजा चखा नहीं है। जो इस घर में अगर हो गई है तो तुम्हारी इमारत भी जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ेगी। अपनी सास की बातें सुनकर मुझे तो लगा जैसे मैंने कोई गुस्ताखी ही कर दी हो। मैंने इसमें गलत बात क्या की है, मुझे समझ नहीं आता। माँ जी, आपने अपने बेटी को 10 साल से घर में बिठा कर रखा है। मैंने अगला वार किया। हाँ, तो किसी वजह से बिठा कर रखा है ना। अभी तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है। तुम मुझसे बहुत छोटी हो। बेहतर है कि तुम इन बातों में ना ही पड़ो, वरना तुम्हारा जो हश्र होगा वो तुम खुद देख लेना। अपनी सास की बात सुनकर मेरा तो दिल कांप कर रह गया था। भले सास सास होती हैं, लेकिन आज तक उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। लेकिन मैं जब भी ननद की शादी की बात करती, मेरी सास को बहुत गुस्सा आ जाता। इन बातों ने मुझे परेशान कर रखा था। अलबत्ता मैंने यह सोच लिया था कि मैं अपनी ननद को यूं बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैंने अपने पति से यह बात करनी ही थी, क्योंकि जब भी हम सास से अपनी ननद की शादी के बारे में बात करते तो वह ऐसे जाहिर करती जैसे मेरी ननद की शादी होने से घर में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। हालांकि यह बात ऐसी नहीं थी जैसा वह समझती थी, बल्कि शायद उनका कोई जाति मसला था। क्योंकि मैं अक्सर घर में काम काज नहीं करती थी, बाहर नौकरी पर भी जाना होता था, तो मेरी ननद घर में सारा काम संभाल लेती थी। शायद मेरी सास को इस बात की फिक्र हो कि बेटी घर के काम करती रहे, लेकिन कोई माँ इतना बुरा अपनी औलाद के लिए नहीं सोच सकती। यह सोचकर मैंने अपने पति से अब बात की तो वह भी हैरान होने लगे। बोले कि मैं भी तो यह नहीं समझ पाया, मैं इतने रिश्ते अपनी बहन के लिए लाया, लेकिन अभी तक एक भी कबूल नहीं हुआ, इसलिए कि अम्मा को रिश्ता पसंद नहीं आया। मगर यह बात तो तुम बता रही हो कि अम्मा मेरी बहन की शादी करना ही नहीं चाहती। अगर मुझे पता होता कि अम्मा की यह नियत है तो मैं उन्हें समझाता, मैं उन्हें पहले बात करता, मगर अब लगता है कि मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा।
मेरे पति भी गहरी सोच में डूब गए थे और मैं भी सोचने लगी, लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी ननद से बात कर लूं, क्योंकि उससे मेरा हमेशा मतभेद ही रहा है। मैं जब भी उसके रिश्ते की बात करती तो वह चिढ़कर आग बबूला हो जाती, कहती कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, तुम्हें मेरा इस घर में रहने का दुख है, तुम चाहती हो कि तुम मुझे इस घर से निकलवा दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी ननद को समझाती कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी शादी करना तो तुम्हारे लिए खुशी की वजह होगी, फिर तुम ऐसी बातें क्यों करती हो। मेरी इस बात का कोई जवाब न देती, बल्कि अपनी माँ की तरफ देखने लगती, जो उसे इशारा करके अपने कमरे में बुला लेती। मगर आज मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी ननद से साफ साफ बात करके रहूंगी। अब काफी अरसा हो गया था मैंने अपनी ननद को खुश नहीं देखा था। वह हर वक्त खामोश या फिर चिड़चिड़ी ही रहती थी। उसकी जिंदगी में खुशियों के फूल बिखेरना चाहती थी। उस दिन जबकि इतवार का दिन था, सुबह मुझे छुट्टी भी थी। मैंने सोचा कि अपनी ननद से उसकी राय मालूम कर लूं, लेकिन पहले 2-4 लड़कों की तस्वीरें निकाल कर बैठ गई। कहा कि यह उसे दिखाकर मनाने की कोशिश करूंगी, हो सकता है कि हैंडसम लड़कों को देखकर उसका दिल भी पिघल जाए। लेकिन जैसे मैं ननद के पास बैठी, उसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। यह देखकर मैं भी घबरा गई थी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम मेरी बहन जैसी हो। मैं उसे गले से लगाना चाही तो वह फिर फिदक कर दूर हट गई। मैं जानती हूँ भाभी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। मैंने तो कुर्बानी आप लोगों के लिए दी है, मगर आपको इस बात का कोई एहसास नहीं। आप चाहती हैं कि मैं खुद ही घर से भागकर शादी कर लूं। अरे जब तक अम्मा शादी नहीं करवाएंगी तो मैं क्या करूंगी? ननद की आंखों से आंसू गिरते देखकर मेरा भी दिल पिघल गया था। मैं सोचने लगी कि मेरी ननद किस कदर मजबूर है, जो अपनी माँ से अपनी शादी की बात भी नहीं कर सकती। उनकी अब्बा का डेथ तो पहले ही हो चुकी थी, इसलिए पूरे घर की मालिक मेरी सास ही थी, जिन्हें चाहकर भी मेरा पति न रोक पा रहा था न मना पा रहा था। और जो भी करती अपनी मर्जी से ही किया करती थी। मैंने भी अपने पति से कहा कि तुम सीधी सीधी बात अपनी माँ से करो, मैं तुम्हारी बहन से बात करके उसका दिल इत्मीनान कर दूंगी। यूं मैं उससे पूछने लगी तो उसने दुखों का अंबार मेरे सामने लगा दिया। मैं खामोश हो गई। कहा कि क्या तुम शादी करना चाहती हो? उसने हाँ में सर हिलाया, लेकिन फिर रोते हुए बोली, अम्मा को ये बात मत बताना, वरना वो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। उनको लगेगा जैसे मैं आप दोनों की जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रही हूँ। यह कहकर वह खामोश हो गई। मैंने ठान ली कि आज मैं अपनी सास से इस बारे में बात जरूर करूंगी। ननद से मिलने के बाद मैं अपनी सास के कमरे में गई, मगर देखा तो उनका कमरा बंद था। एक झटके से खोला तो कमरा खुल गया था, मगर सास अंदर कमरे में मौजूद नहीं थी। मुझे हैरत हुई, इतनी सुबह सुबह आज वह कहाँ चली गई थी? वह भी जब हफ्ते का दिन था। मैंने देखा उनके कपड़े वहीं पड़े थे, लगा कि जैसे वह बाथरूम गई हो। मैं फौरन से पहले उनके कमरे से निकल आई थी, क्योंकि उनके कमरे में ज्यादा देर ठहरने का मतलब यह था कि वह मुझ पर शक करने लग जाती कि मैं न जाने उनके कमरे में क्या ढूंढने आई हूँ। फिर मैं उनके कमरे से निकली तो वाकई यह बात सच साबित हुई। देखा तो वह बाथरूम से बाहर आ रही थी, मगर बहुत जल्दी में लग रही थी। उन्होंने काले रंग की चादर ओढ़ रखी थी। वो बहुत जल्दी में कहीं जा रही थी। मुझे खुद को घूरता देखकर रुक गई। क्या है बेटा, तुम यहाँ खड़ी मुझे क्या देख रही हो? जाओ अंदर, अपनी बहन का ख्याल रखो। उन्होंने मेरी ननद के बारे में इशारा करते हुए कहा। माँ जी, मैं उसी के बारे में आपसे बात करने आई थी। मैंने कहा तो वह चिढ़कर बोली, खबरदार, जो तुमने उसकी शादी की बात मुझसे की। मैं तुम लोगों की यह बातें सुन सुनकर अब तंग आ चुकी हूँ। मुझे और कोई बात नहीं करनी। अगर तुम लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं सब कुछ देख लूंगी। मेरे बगैर इस घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरी सास ये कहकर दरवाजे से निकल गई। मैं देखती रह गई। फिर सोचा कि मैं सिर्फ चुपचाप तमाशा क्यों देखूं, क्यों न मैं उनका पीछा करूं। देखूं तो सही कि हर हफ्ते जाती कहाँ है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। मेरी ननद घर में बैठी रो रही थी और मेरी साथ दुपट्टा ओढ़कर न जाने कहाँ चली गई थी। मैं हर बार यह तमाशा देखती चुप रहती, लेकिन अब की बार मैं खामोश न रह सकी थी। मैं ये सब अपनी ननद की दुश्मनी में नहीं कर रही थी, उसके भले के लिए मुझे ही आवाज उठानी थी। खैर, मैं अपनी सास के पीछे घर से निकल पड़ी थी। मैंने देखा वो थोड़ी दूर रिक्शे वाले के पास खड़ी किसी बहस में लगी थी। फिर उससे बात न बनी तो अगले वाले के पास चली गई।
उस रिक्शे वाले से कहा कि तुम उसके पीछे पीछे अपना रिक्शा लगा दो ताकि हम उस तक पहुंच सके। वह मेरी बात समझ गया। मैंने एक बंद रिक्शे इसलिए किया कि मेरी सास मुझे देख न सके। अब मैं बैठी उनका पीछा कर रही थी। मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने इधर उधर देखा। मैं भी चुप कर बैठी रही। थोड़ी देर बाद मेरी सास उतरकर नीचे चली गई। मैंने देखा कि मेरी सास बेसमेंट में बने कमरे की तरफ जा रही थी। उनको देखकर मुझे और शक हुआ। अगर किसी आम घर से मिलने के लिए जाना होता तो फिर इतने खुफिया तरीके से क्यों जा रही थी। मैं भी पीछे पीछे आई। देखा तो वह किसी का घर नहीं बल्कि किसी पीर फकीर का कोई आशियाना लग रहा था। वहां तो अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था, रोशनी भी नहीं थी कि मैं देख पाती हो क्या रहा है। फिर अगर दरवाजे में खड़ी होती तो और भी बुरा लगता। मैंने अपनी चादर बदली और बाहर आकर एक दुकान वाले से कुछ खरीदने लगी थी। मेरी नजरें उसी बेसमेंट में थी। उधर देखते देखते मैंने दुकान वाले से पूछा कि यह क्या है, क्या तुम्हें मालूम है कि यहाँ कोई औरत हर हफ्ते आती है। बोला कि यहाँ तो कई औरतें आती हैं, मुझे किसी का याद नहीं रहता। हाँ, अलबत्ता पीर साहब के पास एक बड़े अच्छे घराने से एक औरत हर बार आती है। अक्सर अपनी गाड़ी में आती है, लेकिन मुझे उनके आने का मकसद समझ नहीं आया। पीर फकीरों के पास तो गरीब लोग आते हैं, इन अमीरों को क्या जरूरत पड़ गई। मैंने उस आदमी से काफी जानकारी हासिल कर ली थी। यह बात तो बिल्कुल पक्की कर ली गई थी कि मेरी सास किसी पीर फकीर के पास जाती है। उसका मकसद या मतलब जानने की तो कोई जरूरत ही नहीं। मैंने सोचा कि मैं अपनी ननद की शादी अपने भाई से ही कर देती हूँ। पहले तो मुझे अपनी ननद पर शक था कि शायद वो किसी लड़के से बातचीत करती है, उसका पसंदीदगी का मामला है, इसलिए मुझे बता नहीं पा रही थी और मैं उसके पीछे पड़कर अपनी हिम्मत जाया नहीं करना चाहती थी। मगर अब मालूम हो गया था कि इस समय मेरी ननद का कोई कसूर नहीं था। अगर किसी का कसूर था तो सिर्फ मेरी सास का था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति और ननद को बताए बगैर इस फैसले पर अमल करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि कई बार मैंने अपने पति से भी इस सिलसिले में बात की, मगर वो भी अपनी माँ की बातों में आ जाते थे। काफी दिन मैं सोचती रही कि मैं इस मसले का क्या हल करूं। फिर मैंने सोचा कि पहले मुझे अपने भाई से सलाह लेना चाहिए। मैंने भाई को सारी सूरत हाल बताकर कहा, भाई तुम मेरी ननद से शादी कर लो, वो बहुत नेक और परहेजगार लड़की है। मगर मेरी सास न जाने क्यों उसकी शादी नहीं करना चाहती है, वो भी बिना वजह। हालांकि मेरी ननद एक खूबसूरत और शादी के काबिल लड़की है। मेरे भाई ने भी मेरी बात सुनी और बोला, अगर मैं इस तरह करूंगा तो तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे नाराज होंगे, फिर तुम क्या करोगी। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जो भी करूंगी उसका असर मुझ पर ही होगा और मैं अपना भला करना खूब जानती हूँ। मेरा भाई इस बात पर मान गया। बोला कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन तुम इस बात का जरूर ध्यान रखना कि तुम्हारी सास को इस बात का पता न चले, या फिर अगर पता भी है तो उनको मना जरूर लेना। मैंने अगला प्लान तैयार कर रखा था कि अपनी सास और अपनी ननद दोनों को ही इस बात से बेखबर रखूंगे। सास और पति को उम्रे के लिए भेज दूंगी। जब घर में कोई नहीं होगा, रिश्ते का भी मसला नहीं, अपनी ननद को भी अपनी बातों में बहला फुसला कर मना लूंगी। मगर अब उसकी उम्र जाया नहीं होने दूंगी। खुदा की करनी की मेरी सास को जब मैंने उम्रे का कहा तो वह चौंक उठी। बोले कि मुझे तो बाबा जी ने पहले ही कहा था कि तुम उम्रा कर लो, तुम्हारे सब मसले हल हो जाएंगे। तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। बहू मैं जरूर जाऊंगी और अल्लाह तुझे सलामत रखे, तुझे खुश रखे। तूने मेरे दिल की पूरी बात कर दी। मेरी सास मुझे दुआएं देने लगी। मगर माँ जी, आप उम्रे पर अकेली तो नहीं जा सकती, आपको उनके साथ जाना होगा। अरे हाँ बेटा, मुझे पता है, उसने मुझे वैसे भी बता दिया था। अल्लाह तुम्हें इसका फल जरूर देगा। मेरी बात पर वह बहुत खुश हुई थी। खुशी खुशी उम्रे की तैयारी करने लगी। मेरी सास के तो सोच में भी नहीं था कि मैंने उनके जाने के बाद क्या प्लान बना रखा है। मुझे तो डर भी लग रहा था कि मेरा पति न जाने वहाँ से आने के बाद मुझ पर क्या इल्जाम लगा देगा, क्योंकि मेरी ननद की शादी नहीं हो रही थी। उसकी फिक्र सबसे ज्यादा मुझे थी। खैर, मेरा भाई भी अकेला था। उसकी पहली बीवी के मरने के बाद हमने उसकी दूसरी शादी नहीं की थी, मगर अब भी वो जवान लगता, उसका कोई बच्चा भी नहीं था। बस अपनी बीवी के गम में उसने शादी नहीं की थी। अब कहता कि किसी दर्दमंद से शादी करूंगा जो मेरे दर्द को समझ सके। मैंने भी भाई से बातचीत कर ली थी। उसको मेरी ननद पसंद थी, बस मेरी वजह से हिचकिचा रहा था। मेरी सास के ससुराल से जाने के बाद ही मैं अपनी ननद को अपने घर ले आई। कहा कि यहाँ पर मुझे डर लग रहा है, हम दोनों अकेली औरतें यहाँ कैसे रहेंगी। मैं तुम्हें मैके लेकर जाती हूँ, फिर तुम सबसे घुल मिल लेना और फिर जो मैंने प्लान तैयार किया था
उस पर अमल करते हुए जैसे ही हमने दरवाजा खोलकर कदम अंदर रखा तो मेरा भाई हमारे स्वागत के लिए मौजूद था। उसने मेरी ननद को देखा तो देखता ही रह गया। मेरी ननद खूबसूरत थी, पर्देदार थी, उसके चेहरे पर एक अलग किस्म की रौनक और नूर था। मुझे पता था कि आज यह दो दिलों को मिलाने का सही वक्त है। अम्मा को भी इस रिश्ते पर कोई इतराज नहीं था। मेरी ननद रफ्ता रफ्ता मेरे भाई से घुलने मिलने लगी थी। मेरा भाई खुद तो दुखी दिल वाला था, लेकिन लोगों को खूब हंसाता, खासकर लड़कियां उसके मजाक करने पर लोटपोट हो जाया करती थी। मेरा भाई उन सब बातों की वजह से लड़कियों में मशहूर भी काफी था। खैर, जैसे ही उसने मेरी ननद से बातचीत करना शुरू की, ननद के दिल में उम्मीद के लड्डू फूटने लगे। फिर मैंने उससे खुद ही रिश्ते की बात की तो उसने सर झुका लिया और बोली कि अम्मा मेरी शादी कभी नहीं होने देंगी, आप खुद ही देख लीजिएगा, मेरे हाँ करने से कुछ नहीं होगा। भाभी, मैं कह भी दूं ना तो मेरी अम्मा मुझे हमेशा अपने घर बिठा कर रखेंगी। वह नहीं चाहती कि मेरी शादी हो। क्यों नहीं चाहती? क्या तुम्हें कोई और पसंद था? नहीं, खुदा ना करे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अम्मा को यह सब पसंद ही नहीं। तो मैं क्या कह सकती हूँ। अपनी ननद की बात पर मैं परेशान तो हुई थी, फिर सोचा कि जब मैं शादी का इंतजाम कर लूंगी तो फिर वह बोल नहीं सकेगी, क्योंकि शरीयत निकाह हो जाए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। मियाँ बीवी को अलग करने का अख्तियार किसी के पास नहीं है। अगले दिन मैंने अपनी ननद की शादी का बंदोबस्त कर दिया। वह भी इस बात को समझती थी कि अगर एक बार भी यह मौका हाथ से निकल गया तो दूसरी बार उसका घर बसाने का मौका नहीं आएगा। यूं 20-25 लोगों की मौजूदगी में मेरी ननद का निकाह भी मेरे भाई से कर दिया गया। उसको तो यकीन नहीं आ रहा था कि वह सुहागन बन चुकी है। बोली कि भाभी, खुदा आपकी बेटियों को हमेशा सलामत रखे, उनको ऐसी इज्जत देगी जो किसी को न मिली हो। आपने मेरा मान रखा है, आपने मुझे सहारा दिया है, खुदा आपको उस वक्त सहारा देगा जब आपको उसकी जरूरत होगी। मैं अपनी ननद की बातों पर बहुत खुश हुई थी, मगर मुझे अपनी सास का बहुत डर था। खैर, फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरी सास जब उम्रे से वापस आई तो हम सबको गले लगाकर मिलने लगी, हमसे माफिया मांगती, हमें चूमती। मेरी ननद भी घर में ही मौजूद थी, मगर उनको यह नहीं पता था कि वह निकाह कर चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है और वह उनकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। वो अपनी माँ से शायद आखिरी बार मिलने आई थी, क्योंकि हकीकत जानने के बाद तो मेरी सास ने वाकई उससे मिलना जुलना छोड़ ही देना था। लेकिन अजीब बात हुई, जब मेरी सास ने खुद ही मेरी ननद की शादी की बात कर दी। हम लोग तो हैरान रह गए। यह आप क्या कह रही हैं? अम्मा आपको हमेशा से मेरी शादी के खिलाफ थी, फिर क्या हुआ? मेरी ननद ने पूछा तो बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं उस ढोंगी पीर की बातों में आ गई थी। उसने मुझे हमेशा तुम्हारे बारे में यही कहा था कि तुम अगर शादी करोगी तो तुम पर आशिक जिन्नात तुम्हारे पति को मार देंगे और तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। तुम्हें मालूम है ना, एक बार तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ा था, उसके साथ तुम्हारी हालत खराब हो गई थी। बस मैं डरकर तुम्हें पीर बाबा के पास ले गई। उसने मेरा ऐसा दिमाग खराब किया कि मैं तुम्हारे रिश्ते पर इनकार करती गई। मगर मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मैं तुम्हारी शादी बहुत जल्द करा दूंगी। अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर बुलाकर मुझे हिदायत बख्शी है। मैं जान गई हूँ कि ये पीर बाबा फकीर सब ढोंग है। अल्लाह के घर में तो ये सब करना शिर्क माना जाता है। वह तो रोजे रसूल पर खड़े होकर दुआ नहीं मांगने देते। फिर इन जाली पीरों फकीरों की क्या औकात है? सास के मुंह से यह बात सुनकर मेरे दिल को कुछ तसल्ली हुई थी, मगर फिर भी उनको यह बता नहीं सकते थे कि हमने क्या कर दिया। अलबत्ता सास की मौजूदगी में और पति की मौजूदगी में दोबारा मेरे भाई का और मेरी ननद का निकाह पढ़ाया गया था। कहा गया कि दोनों की शादी पसंदीदगी की है। खुदा का शुक्र है कि इन 25 लोगों ने मेरी सास और पति के कान नहीं भरे, वरना आज न जाने क्या मुसीबत होती और मेरी सास मुझसे हमेशा के लिए नफरत करने लगती। अलबत्ता मेरी ननद मेरी कोशिशों की कदर करती है, कहती है कि आपने जो भी किया मेरे भले के लिए किया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।